नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी और बिजनेस स्टॉक्स में आज आप सबका स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और शेयर बाजार में क्या हलचल हो रही है, किस स्टॉक में किस तरीके की बढ़त या गिरावट देखी जा रही है और अब आधा दिन निकलने के बाद आप सबको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। साल का आखिरी दिन है, शेयर बाजार को लेकर के अब आने वाले साल में क्या कुछ सोच रखनी चाहिए, ये सब कुछ आज बिजनेस स्टॉक्स पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, गौरव गोयल जी, जिनके साथ हम बाजार पर करेंगे बातचीत। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हैप्पी न्यू ईयर। Thank you, Anima. Happy New Year to you and to your audience as well. And thank you for inviting me on this talk. Happy to be here. थैंक यू सो मच सर। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सबको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल खत्म हो चुका है, नए तरीके से अब एक नया साल शुरू होने जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि बाजार भी आने वाले साल में अच्छी रफ्तार पकड़ता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल बाजार में क्या कुछ हो रहा है, एक बार उसका ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। उसके बाद हम गौरव जी के साथ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। बाजार में गिरावट दिख रही है, दबाव ज्यादा है इस समय। अगर देखा जाए तो साल के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दबाव कायम है। बैंक निफ्टी कमजोर नजर आ रहा है, निफ्टी भी कमजोर नजर आ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में इस समय गिरावट देखी जा रही है। इंडिया विक्स की अगर बात करूं, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो उतार चढ़ाव का पैरामीटर है भारतीय शेयर बाजार का, वो भी 3% उछलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। मिड कैप शेयरों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, रियलिटी इंडेक्स, सब सारे ही सेक्टर्स कहीं ना कहीं फिसलते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि साल का आखिरी दिन बाजार एकदम सुस्त है। नए साल में क्या कुछ हो सकता है, ये गौरव जी से जानना चाहूंगी। सर अगर अभी की बात की जाए तो निफ्टी तो इस समय 23,590 पर है। गेनर्स और लूजर्स में भी अगर देखा जाए तो बैंकिंग थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज टूटती नजर आ रही हैं। अडानी एंटरप्राइज आज 3% तक टूट चुका है। आने वाले साल में शेयर बाजार से सर कैसी उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके की उम्मीद इस समय रख रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स, आपकी क्या राय है? अर्णिमा, मैं आज का जहाँ तक ट्रेड है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग एज इंडिया हम लोग कोई आइसोलेशन में नहीं गिर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे एशियन मार्केट्स गिरे हैं। इवन यूरोप में जो ओपनिंग हुई है वो भी वीक ओपनिंग हुई है। कल जब यूएस मार्केट्स बंद हुए थे तो वो भी नेगेटिव में थे। और क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है इसलिए नेचुरली थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव, थोड़े से ट्रेड पर भी उतार चढ़ाव आज ज्यादा होता है। और ये इसी का रिपरकशन है कि आज आप इंडियन मार्केट्स में ये शार्प मूवमेंट्स, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा देख रहे हैं और ट्रेड्स की वॉल्यूम बहुत कम है, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। जहां तक 2025 का सवाल है और आने वाले टाइम का सवाल है, तो अगर हम इंडिया के मार्केट पे खासकर ध्यान दें तो हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं इंडिया के ऊपर। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म एडवाइजर हूँ, मैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्टिंग करता हूँ। और मेरे को लगता है कि अगले आने वाले कुछ वर्ष, और अगर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा सकते हैं, 5, 10, 15, 20 साल के हिसाब से कर सकते हैं, तो इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड है। और इन्वेस्टर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा के इंडिया के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है, हम लोग 4 पॉइंट्स बोलते हैं: डेमोग्राफी, डिजिटलाइजेशन, डेमोक्रेसी और इंडिया का ओवरऑल जो बेसिक ग्रोथ पैटर्न है, अगर हम उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जो इंडिया के हिसाब से ग्रो कर सकती है। और इसी तरह से स्टॉक मार्केट में उसका जो है ट्रांसलेशन जरूर होता है। एंड गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगर आप ठीक से इन्वेस्ट करेंगे तो देर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। और मैं 2025 को भी इसी श्रृंखला में जोड़ के रखता हूँ। मार्केट में थोड़ा डिसेंट करेक्शन भी आ गया है। निफ्टी में अगर आप देखें तो मोटा मोटा 10% के आसपास का करेक्शन आ चुका है, जी। विच बेयर्स वेल। तो एक साल के लिए तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। बट इंडिया के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर ग्रेट टाइम्स अहेड।
जी बिल्कुल। सर, इंडिया के पर्सपेक्ट के हिसाब से मार्केट अच्छी जरूर नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो कल जेफरीज के क्रिस वुड का एक नोट भी आया था, ग्रीड एंड फियर नोट भी आया था, जिसमें भारतीय स्टॉक्स जो थे, भारतीय स्टॉक्स, उनको काफी ज्यादा वेटेज भी दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी मानी जा रही है। जैसे एचडीएफसी बैंक को इंक्लूड किया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। हालांकि कुछ बैंकिंग शेयर्स को 1-1% से गिराया भी है। एक्सिस बैंक में उन्होंने अपना शेयर कम किया। उसके अलावा जो है वो सीमेंस को भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया। एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ा दिया गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जिस पर ये दाम लगाने की तैयारी है। और ये भी कहा जाता है कि जब ग्लोबल ब्रोकरेज कुछ करते हैं तो इंडियन स्टॉक्स में उसका काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। क्या ग्लोबली इंडियन स्टॉक्स भी मजबूत होते हैं? जैसे ग्लोबल ब्रोकरेजेस दाम लगा रहे हैं भारतीय स्टॉक्स पर, क्या इस तरीके के स्टॉक्स का फ्यूचर आपको ब्राइट दिख रहा है आगे आने वाले समय में? सो अर्णिमा, इट्स अ फैक्ट, ये सच्चाई है कि आपको ग्लोबली इंडिया के बराबर का कोई कंट्री आज की डेट में इकोनॉमिकली ग्रोथ के हिसाब से मिलेगा। एंड चाहे आप चाइना देखें, चाहे यूरोप देखें, यूरोप में म्यूजियम की तरह हो गया, चाइना जेल की तरह हो गया है। और बाकी सब कंट्रीज में भी वो ग्रोथ पोटेंशियल भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है जो इंडिया के अंदर है। तो क्रिस वुड ने जो चेंजेस करे हैं वो प्रैक्टिकली इसी चीज को दर्शाता है कि आगे चल के इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उन्होंने एचडीएफसी ऐड किया है और 4% का वेटेज है, तो उसमें 4% उन्होंने एक एक परसेंट डिफरेंट बैंक से निकाला है नेचुरली उसे बैलेंस आउट करने के लिए। सीमेंस ऐड किया है क्योंकि सीमेंस में करेक्शन आया है। इट इज बिकम इट वाज ऑलवेज एन एक्सपेंसिव स्टॉक एंड नाउ फाइनली उन्होंने उसको जगह दी क्योंकि उसके अंदर थोड़ा करेक्शन आया है। इट्स अ क्वालिटी कंपनी, वी ऑल नो हम्म। दैट। जहां तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इंडिया इज पोटेंशियली वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, एंड ट्रम्प के आने से दे कुड बी इंडिया को कुछ एडवांटेजेस मिल सकती हैं। बिकॉज उन्होंने कहा है चाइना के ऊपर वो 60% टैरिफ लगाएंगे। इज अ पॉलिटिशियन, वी डोंट नो कि 60% लगाएंगे या 40% लगाएंगे। बट हम्म। हमें लगता है कि ऐसा चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जहाँ पे इंडिया विल बिकम मोर फेवरेबल, जहाँ पे इंडिया को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ट्रम्प के आने से, ऐसा प्ले आउट हो सकता है। हम्म। इवन इट्स नॉट जस्ट चाइना प्लस वन, बाकी सब जगह प्लस वन और ऐड होता जा रहा है। यूरोप में प्लस वन ऐड होता जा रहा है। कुछ और कंट्रीज हैं जहाँ पे प्लस वन ऐड होता जा रहा है। सो नेचुरली इंडिया विल बी अ बिग बेनिफिशियरी। और आप देखेंगे इंडिया की मीडियन एज 27 है। चाइना में भी अब एज मीडियन एज 38 हो गई, कुछ और कंट्रीज में 60s के आसपास पहुंच गई। सो अगर कहीं पे लुकआउट करना है, किसी देश की तरफ देखना है, तो इंडिया है। आप नेचुरली देखेंगे बहुत सारी आगे आने वाले समय में फॉरेन जितनी ब्रोकरेज कंपनीज हैं, रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें इंडिया का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। हम्म। एंड आज की डेट में हम जो देख रहे हैं, एफआईज एक तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो वापस इंडिया में आने लग जाएंगे। उसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि इंडिया के वैल्यूएशंस अभी थोड़े एक्सपेंसिव थे कंपेयर टू अदर इमर्जिंग कंट्रीज इकोनॉमीज। और जैसे ही वो देखेंगे कि वैल्यूएशंस स्टेबल हो गए हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत बड़ी वॉल्यूम में इंडिया में वापस आएंगे। ऐसा मेरा नजरिया है। उन्होंने अभी निकाला वैसे बहुत कम है, अगर हम्म। उनकी जो टोटल होल्डिंग है उसके हिसाब से बहुत कम निकाला है। तो जो लोग इस समय परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आ गया है, या आज के दिन में क्या करेक्शन है, या पिछले एक महीने में क्या करेक्शन हुआ, ये सब हमारी नजर में ये सब नॉर्मल है। मार्केट में अगर उतार चढ़ाव नहीं रहेगा और स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो जैसे कार्डियोग्राम में होता है, वो डेथ सिग्निफाई करता है स्ट्रेट लाइन। मार्केट में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए, तभी मार्केट की में ग्रोथ होती है। तो एक आध दिन के नजरिए को छोड़कर अगर आप लंबा नजरिया करें, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ही एक्चुअली मूव कर रहे हैं। बट अगर आप उसे शॉर्ट पीरियड को मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो ये उतार चढ़ाव ये जो रहता है, दिस इज नॉर्मल। और प्लीज इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करिए, खूब इन्वेस्ट करिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिए, पर रिस्क को ध्यान में रखिए। तो ग्रीड जी। एंड फियर में जो ग्रीड का पार्ट है, वो तब आता है जब मार्केट ऊपर जा रहे होते हैं, और फियर का पार्ट पार्ट जो होता है तब मार्केट नीचे आ रहे होते हैं, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। आप हम्म। मेथोडिकली इन्वेस्टिंग करिए, यू विल नॉट गो रॉन्ग। जी।
सर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। 2025 के लिहाज से आप किन स्टॉक्स पर दाम लगाने की सोच रहे हैं? कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे? किस तरीके के स्टॉक्स? तो अर्णिमा, मेरे को लगता है कि अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो आज की डेट में देर आर टू प्लेसेस जहां पे वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव। वन हम्म। इज द बैंकिंग सेक्टर, जहां पे वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। बैंकिंग सेक्टर की जितनी प्रॉब्लम्स थी, बैड डेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड पीएसयू सेक्टर्स नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो हम्म। ये सब काफी हद तक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और मेरे को लगता है कि आज की डेट में अगर वैल्यूएशंस को देखें तो बैंकिंग सेक्टर लुक्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ओवरऑल। मेरे को लगता है कि अगर आप 5 साल का नजरिया रखें तो बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। सेकेंडली, अगर आप बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखें, अगेन लार्ज कैप्स लुक फार मोर अट्रैक्टिव। क्योंकि एफआईज ने बेचा है तो सबसे ज्यादा उनके पास होल्डिंग लार्ज कैप की थी, इसलिए लार्ज कैप में करेक्शन भी आया है। हम्म। बट वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो 18 के आसपास अगर चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, तो विच इज हम्म। वेरी वेरी अट्रैक्टिव। एंड 2 ईयर्स के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इंडिया फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म perspective, large caps look very very attractive। और जितनी ब्लू चिप कंपनीज है, अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनीज हैं, आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। तो ये दो जगह हैं जो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि फार्मा सेक्टर में एक जेनरिक्स वाला साइड, एक सीडीएमओ वाला एरिया है जहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ग्रोथ पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली करना चाहिए। जी। सर, सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स इस समय आपको कैसे लग रहे हैं? सरकारी कंपनीज कैसे परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है? तो अनिमा, अगेन जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, हमने बहुत सालों तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं देखी थी, फिर एक हम्म। सडन स्पर्ट देखा और एक पागलपन सा देखा कि लोग उस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। जो पब्लिक सेक्टर का इंडेक्स है वो शूट कर गया था बिल्कुल। कुछ हद तक वैल्यूएशंस उसके अनाप शनाप भी बढ़ गए थे। और फिर हमने देखा लास्ट कुछ मंथ्स में, 6 मंथ्स में, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में सेलिंग हुई काफी हद तक। हम्म। और कुछ स्टॉक्स जो हैं इस सेक्टर में, डिफेंस और बाकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 50-50% का करेक्शन आ गया। सो मेरे को इस समय लगता है कि वैल्यूएशंस काफी हद तक रीजनेबल हो गए हैं। ये इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो इमेज पहले थी, और उस इमेज से काफी ऊपर उठ के हम्म। गवर्नमेंट ने काफी काम किया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ऑर्डर्स बहुत मिल रहे हैं आज की डेट में। डिफेंस में आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता, इस चीज को लेके फोकस होके गवर्नमेंट की तरफ से ही काफी इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कर रही है गवर्नमेंट, एंड देयर इज अ चांस कि हम लोग आगे चल के एक्सपोर्ट भी करें। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, क्वालिटी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हम्म। इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कौन सी क्वालिटी है उसमें, कौन क्वालिटी नहीं है। तो ये डिफरेंशिएट करके अगर इन्वेस्ट करेंगे, आई डोंट नो कि वो 2025 में ही इसका बेनिफिट आएगा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा। बट आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एंड मेरे को लगता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10 to 15% का एलोकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जरूर होना चाहिए। बट आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जी। सर, आपके रडार पर हैं कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स? कुछ कंपनीज हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है इस समय? जी, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी। आप डिफेंस के क्षेत्र में देख लें तो आपको डीएल जैसी कंपनी मिल जाएगी, विच इज अ वेरी गुड कंपनी, आप उसमें हम्म। इन्वेस्ट करेंगे। तो डिफेंस सेक्टर में एक्चुअली और भी कंपनीज जैसे मजगांव डॉक वगैरह है, ये सब आप देख हम्म। सकते हैं। सो आप एक कलेक्शन वहां पे बना सकते हैं। मेरे को लगता है उसके अलावा पावर कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी, विच इज हम्म। अ वेरी गुड कंपनी टू लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट स्टॉक, एंड एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। एक्चुअली इट्स द ये सबसे बड़ा बैंकिंग स्टॉक है इंडिया में, जी। एंड बैंकिंग कंपनी है।
एंड मेरे को लगता है कि इट्स लाइक एन एलिफेंट। वो जब करवट बदलेगा या जब चलने लगेगा अपनी धुन पे, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपका कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इन सब हम्म। में मैं काफी पोटेंशियल देखता हूँ। मेरे को हाउसिंग सेक्टर जो कंपनीज हैं उसमें भी काफी पोटेंशियल नजर आता है। पीएनबी हाउसिंग आप एक कंपनी है वो देख सकते हैं, एलआईसी हाउसिंग है उसे देख सकते हैं, कैनरा कैनरा की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसमें देख सकते हैं। तो ये सब में भी काफी पोटेंशियल लगता है। इसके अलावा आप जो है मतलब बेसिकली आपको बैठना पड़ेगा और एक आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी क्वालिटी कंपनीज, वेदर इट इज power sector, whether it is renewable energy space, इरेडा आप देख सकते हैं। हम्म। आप जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रेलवेज की कुछ कंपनीज हैं विच आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, बट वैल्यूएशन से आपका ध्यान रखिए, कुछ कंपनीज में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सारा बॉटम लाइन इज एट द एंड ऑफ द डे इज पोटेंशियल, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन। अगर आप टॉप पे खरीद रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, तो आप जस्ट बी श्योर कि वैल्यूएशन आर अट्रैक्टिव, वरना आपको थोड़ा लंबे समय तक और ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। जी। रेलवेज का सर आपने जिक्र किया, अगर रेलवेज की बात करें तो आज दो ऐसे शेयर्स हैं रेलवेज के जो काफी ज्यादा चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं। ये दो स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। एक तो मैं रीट्स की बात करूंगी। रीट्स का जो स्टॉक है लगभग 12% तक चढ़ चुका है आज। उसके अलावा आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो आरवीएनएल का स्टॉक भी 4% तक चढ़ चुका है। ये दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं सर। रीट्स और आरवीएनएल कैसे इस समय, ये कैसे स्टॉक्स लगते हैं आपको? क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है? रेलवे स्टॉक पर्टिकुलरली कोई है रडार पर आपकी? सो बहुत सारी कंपनीज हैं रेलवेज में। देर इज आईआरसीटीसी, देर इज राइट्स, देर इज एयरकॉन, देर इज आरवीएनएल। आप इसमें अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो मेरे को राइट्स और एयरकॉन दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। एंड रेलवेज अगेन आई एम वेरी बुलिश ऑन रेलवेज बिकॉज गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है, और इंडिया में इनहेरेंटली रेलवेज की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। देयर बिग प्रोजेक्ट्स आल्सो कमिंग अप इन रेलवेज, देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम। बट इसमें भी वही हुआ था जो पहले मैंने आपको बताया, पब्लिक जी। सेक्टर एंटरप्राइजेस में लोगों ने बेतहाशा इसमें जो है जाके परचेजिंग शुरू कर दी। जब एक बार मोमेंटम बिल्ड हो गया शुरू, फिर करेक्शन आया है, और अब हम्म। करेक्शन के बाद आप दोबारा देखेंगे तो वैल्यूएशन है बिकम लॉट मोर रीजनेबल। तो आप रेलवेज में भी, जैसे मैंने नाम बताए, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इसमें धैर्य बना के रखेंगे और इसमें आप सही ढंग से इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा, तो यहाँ पे आपको हम्म। डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। जी बिल्कुल। सर अब एक स्पेसिफिक न्यूज आई थी अडानी की डील को लेकर के। जी। कल एक डील हुई है, बड़ी डील हुई है अडानी विल्मर के शेयरों में, उसके बाद से तगड़ी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि कल जब ये डील की खबर आई उसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छे खासे चढ़ चुके थे, अच्छी तेजी दिखाई थी। 7% तक चढ़ चुका था अडानी एंटरप्राइजेस, उससे भी ज्यादा की तेजी थी उस समय। अडानी विल्मर में आज हुई गिरावट 7% तक टूट गया है। पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वो खबर क्या थी और उसका क्या असर हो रहा है। अडानी विल्मर के जो शेयर हैं वो आज यानी 31 दिसंबर को 7% गिर चुके हैं और 303 रुपए के निचले स्तर पर आ गए हैं। उनका अब तक का ये लोएस्ट लेवल है। अगर देखा जाए तो ये जो गिरावट आई है वो एक बयान के बाद आई है जिसमें कंपनी ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना का ऐलान किया था। अब ये खबर जो थी वो कल आई थी। जो डील हुई है वो अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी विल्मर के बीच में हुई है, जिसमें ये कहा गया था कि अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी में अडानी विल्मर में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो 44% की हिस्सेदारी है उसको $2 अरब की एक डील में बेच देगी। ये थी पूरी खबर। सर खबर तो ये थी, लेकिन कल अच्छा खासा स्टॉक चढ़ा, मोमेंट्री बोला भी जा रहा था, लेकिन आज दिखा भी दिया कि आज ये मोमेंट्री ही तेजी थी क्योंकि अडानी विल्मर के शेयर्स गिर गए आज। कैसा लग रहा है वैसे सर अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक को देखते हुए? इस डील को लेकर के आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी ये डील है, कितना असर डालेगी अडानी के स्टॉक्स पर?
सो अर्निमा, ये जो डील है, हम्म। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस अपना 43.94% शेयर, जो उनकी टोटल होल्डिंग है इसमें, हम्म। वो एग्जिट कर रहा है, हम्म। जिसमें से वो करीब 31.06% विल्मार इंटरनेशनल कंपनी को सेल कर रहा है, और हम्म। रिमेनिंग 13% वो वाया ओपन मार्केट अपना स्टेक करेगा, बेचेगा। हम्म। तो टोटल इसकी टोटल कॉस्ट होगी करीब, टोटल वर्थ होगी करीब $2 बिलियन, जैसे आपने भी बताया इसमें। हम्म। और इसका 12,304 करोड़ रुपए का 31% का करीब बैठता है टोटल वैल्यू, और करीब ₹305 में एक मैक्सिमम शेयर प्राइस इसके लिए वैल्यू रखी गई है। 31 मार्च 2025 तक इस डील को कंप्लीट करने की संभावना है। और इससे अडानी एंटरप्राइजेस बेसिकली फोकस करना चाहते हैं अपने कोर बिजनेसेस पर, बेसिकली एयरपोर्ट्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज पे इसके थ्रू फोकस करना चाहता है। नेचुरली जो इनको इससे पैसा मिलेगा, उससे वो अपने कोर हम्म। बिजनेसेस पे फोकस करेंगे। I think it's a positive deal for Adani Enterprises on one hand, and not bad for Adani Wilmar. For disclaimer, I want to tell that I started my career way back in 2000 with Adani Wilmar. मैंने अपना करियर शुरू किया था करीब 25 साल पहले अडानी विल्मर के साथ 1 साल काम किया था। इट्स अ वेरी डिसेंट कंपनी। और विल्मर का इनको, जो विल्मर बेस्ड आउट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इज अ वेरी बिग प्लेयर इन साउथ ईस्ट एशिया। I think it would change the fortunes for Adani Wilmar, as well as for, in some ways, for Adani Enterprises also. Adani Enterprises के लिए amount is just $2 billion, which is small by their standards. But for Adani Wilmar, they will get a lot of support from Wilmar International going forward. और हम्म। अडानी एंटरप्राइजेस के लिए भी स्ट्रेंथन होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज का अगर हम छोड़ दें ये, तो शेयर प्राइस का मूवमेंट कुड बी बेसिस द पोजीशंस जो इसमें पहले बन चुकी हैं, उसके बेसिस पे आज का मूवमेंट हो सकता है। बट आई थिंक इट्स पॉजिटिव फॉर बोथ अडानी एंटरप्राइजेस एज वेल एज अडानी विल्मर। तो दोनों शेयर के लिए अच्छा है, खासकर अडानी विल्मर के लिए। जी। अडानी विल्मर और अडानी एंटरप्राइजेस दोनों के लिए ये डील अच्छी नजर आ रही है सर। लॉन्ग टर्म में ये डील तो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन अडानी के क्या बाकी स्टॉक्स पर भी असर पड़ने की उम्मीद है? अडानी के स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं इस समय? क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव देखा गया। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर अमेरिका से एक रिपोर्ट आ गई थी, एकदम से टूटते नजर आए, और उसके बाद से अडानी बहुत फोकस में है। अडानी पावर को नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसके बाद वो स्टॉक चढ़ता है, लेकिन फिर कोई रिपोर्ट आती है, फिर नीचे गिर जाता है। अडानी के स्टॉक्स पर फोकस ज्यादा है। कैसे लग रहे हैं अडानी के स्टॉक्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से? सो अनिमा, अडानी के स्टॉक्स ने शेयर होल्डर्स के लिए, अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहे हैं अडानी में, उनके हम्म। लिए बहुत वेल्थ क्रिएट करी है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। हम्म। एंड उन्होंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा कर लिया आज की डेट में। एक जमाना था जब वो काफी छोटे थे कंपैरेटिवली, बट आज की डेट में दे आर इन द टॉप लीग, वन हैज टू से। बट एट द सेम टाइम हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है, और पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स के साथ या पॉलिटिकल स्ट्रेस के साथ इनका भी शेयर में उतार चढ़ाव आता है। तो मेरा कहना यही है कि आगे चल के देर इज नो डाउट ऑन पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज अडानी एंटरप्राइज है, चाहे अडानी पोर्ट्स है, चाहे अडानी एनर्जीज है। आई मीन, पोटेंशियल इस पूरे ग्रुप में बहुत है, और जो कर रहे हैं इस कंपनी के, कंट्री के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के हम्म। लिए। बट एट द सेम टाइम, जो हायर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं को इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि उतार चढ़ाव इस शेयर के साथ हमेशा लगा रहेगा, और आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसके प्रॉफिट्स ले रहे हैं, तो उसके साथ इसका रिस्क को भी ऑब्जॉर्व कर सकें। हम्म। तो दिस इज माय टेक ऑन अडानी। हाई रिस्क टेकर्स के लिए डेफिनेटली इट्स अ स्टॉक टू कंसिडर, बट जो वीक हैंड्स हैं उनके लिए नहीं। जी। सर, एक ब्लू चिप कंपनी का डिस्कशन और करेंगे, और उसके बाद इस लाइफ को टुवर्ड्स द क्लोजिंग लेकर के चलते हैं, क्योंकि डिस्कशन करना जरूरी है। कंपनी भी बड़ी है, खबर भी बड़ी है। रिलायंस के बारे में भी बात करनी जरूरी है इस समय। रिलायंस हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है इस समय। रिलायंस का पूरा फोकस जो है, पूरा नहीं कहेंगे पर मेजोरिटी फोकस जो है वो इस टाइम हेल्थ केयर की तरफ बढ़ चुका है। हाल ही में एक
अच्छी डील हुई है रिलायंस की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कारकेनोस हेल्थ केयर को पूरी तरीके से अक्वायर कर लिया है। अगर खबर के हिसाब से जाएं, जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग 100% स्टेक कारकिनोस हेल्थ केयर में अक्वायर किया है। 42.7 मिलियन यूएस डॉलर्स में ये डील हुई है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई उसके बाद, जिसके बाद ये कहा गया कि अब रिलायंस जो है वो ऑलरेडी 14% न्यू एनर्जी में, 48% टीएमटीज में, 9% रिटेल में डाल चुकी है। उसके बाद भी अभी हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जिसमें रिलायंस अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है। सर, पहला सवाल तो मेरा इस न्यूज से रिलेटेड यही है कि कैसी लग रही है ये डील? रिलायंस क्या हेल्थ केयर सेक्टर में जो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है वो बेनिफिशियल होगा इस कंपनी के लिए? अगर लंबे लिहाज से देखा जाए, बेहतर कर पाएगी? सो अनिमा, बेसिकली हेल्थ केयर सेगमेंट रिलायंस के लिए आज की डेट के हिसाब से एक बहुत छोटा कंपोनेंट है। बेसिकली हम्म। इनके तीन मेन सेगमेंट्स हैं, आप जानते हैं, टेलीकॉम, रिटेल एंड ऑयल एंड केमिकल्स। तो ये मेन इनके तीन सेगमेंट्स हैं। जहां तक इस डील का सवाल है, मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ, ऐसा नहीं है कि अचानक रिलायंस के ओवरऑल फॉर्च्यून चेंज कर देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के। रिलायंस के फॉर्च्यून्स चेंज होंगे व्हेन इसका जो डीमर्जर होगा इन दीज थ्री कंपनीज, रिटेल, जियो एंड ऑयल एंड केमिकल्स, ये तीन कंपनीज में इनका जब डीमर्जर होगा, जिसकी हम्म। शुरुआत प्रोबेबली इस साल 25 में भी हो सकती है, FY 25-26 में शायद रिलायंस जियो का IPO आ सकता है, आप देखेंगे। मे बी रिटेल इज अनदर 2-3 years अवे। तो ये जब पूरा होगा तो बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होगी रिलायंस हम्म। में ओवर अ पीरियड। आपने ये भी देखा होगा पिछले 1-2 साल में रिलायंस ने एक्चुअली कुछ स्टॉक में किया नहीं है खास। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वैल्यू एक्यूमुलेट होती जा रही है। और जब द नेक्स्ट फिगर दैट आई सी इज बेसिकली द डीमर्जर, जब इन कंपनीज का, इस कंपनी का होगा इनटू थ्री डिफरेंट सेगमेंट्स, तो आप हम्म। रिलायंस में एक्सपर्ट देख सकते हैं उस समय। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं रिलायंस की, जिन्होंने खूब पैसा बनाया हुआ है रिलायंस में, अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा ऑलमोस्ट डबल हो गया था रिलायंस का शेयर, जी। काफी साल की इनएक्टिविटी के बाद। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यू एक्यूमुलेट होती जा रही है और हमें नेक्स्ट ट्रिगर्स का इंतजार करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा इमीडिएट कोई वैल्यू अनलॉकिंग या ट्रिगर्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये अपनी धीमी चाल पे चलता रहेगा और फिर जैसे ही कोई बड़ा ट्रिगर आएगा तो अचानक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। Target of 1500, 1600 cannot be ruled out in next 1 to 2 years possibly. जी। सर, अब एक बड़ा सवाल 2025 के लिहाज से कि क्या 2025 में बाजार में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा? क्योंकि जितने भी सजेशंस आ रहे हैं, जितने भी एनालिसिस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अभी बाजार का हाल है उसको देख करके तो लग रहा है कि सुस्त रह सकती है चाल। क्या 2025 में कॉशियस रहने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर? पैसा बनाने वालों के लिए जिस तरीके से मार्केट अभी तक रिटर्न दे रहा था, वैसा रिटर्न लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले साल बाजार से? तो अनिमा, इट कुड बी, ये पैसा, मनी मेकिंग इज नेवर इजी एक्चुअली। पैसा बनाना, मतलब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को बना जानता हूँ जिन्होंने मार्केट जब लास्ट 2 साल में बढ़ा है तब उन्होंने पैसा खोया है। और खासकर ये ट्रेडर्स हैं जो यू नो फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं। तो हम्म। ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर आप 2025 स्पेसिफिक की बात करें तो मनी मेकिंग इतना ऐसा नहीं है कि आप जहां पे हाथ डालोगे और अचानक ही आप मुट्ठी भर के लिए सोना निकाल के ले आओगे, ऐसा नहीं है। तो पैसा बनाने के लिए चैलेंजेस रहेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको एक साथ इकट्ठा होके पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। हम्म। 1 साल का तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है, सब लोग इंटेलिजेंट गेसेस मार सकते हैं। बट मैं ये जरूर जानता हूँ कि अगर आप अगले 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टर हैं इंडिया के लिए, आपके रॉन्ग होने की संभावना बहुत कम है। आप अपना नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का करते हैं तो अगर आप इंडियन मार्केट में पिछले सेंसेक्स की अगर हम जर्नी देख रहे हैं तो करीब 15 साल पे 15% के ऑलमोस्ट रिटर्न दिए हैं 1975 1979 से सेंसेक्स ने, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स।
तो अगर आप इवन 12% पे कंपाउंडिंग करते हैं तो आपका 4-5 साल में पैसा 5 साल में प्रैक्टिकली 5 साढ़े 5 साल में डबल हो जाता है। अगर आप उसका कंपाउंडिंग बेनिफिट देखें उसके बाद की जर्नी, तो इट बिकम्स अ मल्टीप्लायर। और आपको अगर मल्टी बैगर्स क्रिएट करने, अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है, थिंक लॉन्ग टर्म, एंड कंपाउंडिंग बेनिफिट्स आपको जो मिलेंगे आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। साथ में इंडिया की स्टोरी समथिंग जो किसी को मिस नहीं करना चाहिए। मेथोडिकली इन्वेस्ट करिए, राइट तरीके से करिए, टिप्स पे मत जाइए। जो ऐसी एडवाइस एसआईपीज होती, पे दांव लगाने का सजेशन एब्सोल्युटली, है सर? बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल। बेटर रहेंगे? नहीं, हाँ, आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीस के थ्रू कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल करिए। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा इनकम आती है उसका कुछ पोर्शन आप एसआईपीस में जरूर करिए। एसआईपीस मेरे हिसाब से एट वंडर है वर्ल्ड का। और इसमें जो कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके लिए एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल अगर बिल्कुल आप, सर, प्लीज। हाँ, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने करते हैं और 20 साल तक करेंगे तो आपका 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से जो कर रहे हैं वो करीब 1 करोड़ रुपया हो जाता है। और हम्म। इसी को अगर आप, ये रफ फिगर्स है, अगर आप इसी को आप 10-10% के हिसाब से हर साल एडिशनली डालते रहे, 10,000 का अगले साल, आप लेट्स अज्यूम आपकी इनकम भी 10% बढ़ गई है, तो आपने हम्म। 10,000 का 11,000 अगले साल करा, उसका 10% और बढ़ा के नेक्स्ट ईयर करा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे अनिमा, ये 10,000 की हर महीने की ग्रोथ अगले 20 साल बाद करीब 6.5 करोड़ के आसपास की वैल्यू हो जाती है। दिखने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बट ये कोई मैजिकल वो नहीं है, ये एक सिंपल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मैं आपके दर्शकों को, ऑडियंस को कहना चाहूंगा, आप अपनी एसआईपीस को बीच में रोकिए मत। नॉइज और क्लटर जो मार्केट में रहता है उसके हिसाब से मत जाइए, गलत लोगों के उसमें मत जाइए। आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट करिए, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। 15-20 साल के लिए छोड़ दीजिए आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी ब्याह, और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा सुखद रहेगा। जी सर, आपके पर्सनल फंड्स किस तरीके के हैं? किस तरीके के फंड्स में जनरली इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है? फ्लेक्सी कैप में हो सकता है? किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? या सो अनिमा, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत हद तक एक्विटीज में ही है। मैं खुद एक्विटीज मैनेज करता हूँ। हम्म। मेरे कुछ स्मॉल केसेस भी हैं। तो बेसिकली मेरा फंड्स लार्जली एक्विटीज में लगा है, कुछ रियल स्टेट में है। रियल हम्म। स्टेट अपने आप आ ही जाता है पोर्टफोलियो में ना चाहते हुए भी, लेकिन रियल जी। स्टेट में है और उसमें ग्रोथ भी हुई है, बट हम्म। लार्जली इन एक्विटीज, क्योंकि मैं डेट में मेरा बहुत कम है। डेट में हम्म। क्योंकि मैं आई एम बेसिकली मोर की टुवर्ड्स एक्विटीज। मेरा रिस्क प्रोफाइल भी ऑन मोर ऑन द अग्रेसिव साइड है। तो मेरे को लगता है कि सब इन्वेस्टर को भी अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। जी। वरना उनको प्रॉब्लम रहेगी। जो हाई रिस्क टेकर्स हैं उनको ज्यादा पैसा इक्विटीज में लगाना चाहिए। जो लो रिस्क टेकर्स हैं उनको ज्यादा पैसा फिक्स इनकम या डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ लगाना चाहिए। जी। तो अपने रिस्क प्रोफाइल को जानना बहुत जरूरी होता है, तो जी उस हिसाब से सर, इन्वेस्टमेंट करना एसआईपी की चाहिए। आपने बात कर दी, हालांकि मैं इसको क्लोज करने वाली थी, पर एक सवाल और मन में है क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम हमसे जुड़े हुए हैं। आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं सर मार्केट में। एसआईपीस किस तरीके से करनी चाहिए? किस तरीके के फंड्स में आपका पैसा लगा है, हमने आपसे समझा। सर, कुछ नए लोग भी हैं जो एसआईपी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इस टाइम पे। ये जो सेक्शन है मार्केट का एसआईपीस के थ्रू जिसमें पैसा लगता है, वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। ऐसे नए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सजेशन, तरीके के फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए पैसा? तो पहली बात तो ये है आनिमा कि केवल एक फंड में हम्म। अपनी एसआईपी नहीं करनी चाहिए। फंड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई लार्ज हम्म। कैप फोकस्ड होता है, कोई मिड कैप होता है, कोई स्मॉल कैप होता है, कोई फ्लेक्सी कैप होते हैं, कुछ फोकस फंड्स होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो माय सजेशन इज, आप डिफरेंट फंड्स में से अच्छे फंड्स को देखिए। जो अच्छे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको चूज करिए, अच्छे फंड मैनेजर्स हैं उनको चूज करिए। और अपने फंड्स को डिफरेंट, जैसे आप 5 फंड्स चूज करें, तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप, और मे बी एक और तरीके का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। ऐसे 5 हम्म। फंड्स आपने लिए, उसमें इन्वेस्ट किया,
और हर एक में आप एसआईपी के थ्रू करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर मनी विल स्टार्ट ग्रोइंग। बट थोड़ी सी रिसर्च जरूर करिए। ये बहुत जरूरी है कि फंड मैनेजर कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड, क्या उन्होंने आज तक परफॉर्मेंस दी है, उनका क्या व्यू पॉइंट है, उनका क्या विजन है, हम्म। किस तरह की कंपनी सेलेक्ट करते हैं, क्या ज्यादा रिस्क लेते हैं या कम रिस्क लेते हैं, उसके लिए भी स्टैंडर्ड डिविएशंस अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा रिसर्च कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से भी, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अवेलेबल हैं, उनके पास जाके आप कंसल्ट करिए। वो डॉक्टर की तरह होते हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप होता है वैसे ही इन्वेस्टर और एडवाइजर का रिलेशन होता है। तो आप जी। प्लीज इस चीज को फॉलो करिए। अच्छे फंड्स चूज करेंगे आपका उतना ही बेनिफिट होएगा। 5-10 पैसे 15 पैसे के लिए प्लीज इस चीज के लिए आप परेशान मत होइए, एंड अपना होराइजन लॉन्ग टर्म रखिए। मैं यही कहना चाहूंगा। आपके इन्वेस्टर्स को और एसआईपीस को रोकिए मत, किसी की बातों में मत आइए कि बेस्ट टाइम्स आर व्हेन जब मार्केट गिरा हुआ होता है। तो हम्म। आप ये सोचिए कि आप क्वालिटी स्टॉक्स या फंड मैनेजर क्वालिटी स्टॉक्स का परचेज ज्यादा कर रहा है जब मार्केट गिरा हुआ है, तो और कम परचेज कर पाता है जब मार्केट उठा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पीपल टेंड टू रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे, ऑपोजिटली रिएक्ट करते हैं। वो तब खरीदते हैं जब मार्केट बढ़ा होता है और बेचना शुरू कर देते हैं जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है। तो अनिमा, आपके ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज अपना बैलेंस मेंटेन करके रखिए। और फालतू की बातों पे मत जाइए लोग, क्योंकि कहने वाले बहुत होते हैं इधर उधर। अपना ध्यान दीजिए, मेथड टू मैडनेस ये बहुत जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में फॉलो करना। जी गौरव जी, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूंगी कि नया साल आपके लिए बेहद शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू अनिमा, आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए और दिस स्टॉक के लिए मेरी शुभकामनाएं। जी। ये हमारे साथ गौरव जी थे। गौरव जी, अगर आप चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं। मैं एक बार मार्केट का डेटा और अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ। यस। गौरव जी के साथ जब तक हमारा ये डिस्कशन चला है तब तक बाजार में क्या कुछ हुआ है एक बार देख लेते हैं। फिलहाल 23,442 अंकों पर कर रहा है ट्रेड। यहाँ पर निफ्टी और कोटक बैंक थोड़ी अच्छी बढ़त दिखा रहा है इस समय। कोटक बैंक में 3% की बढ़त दिखाई दे रही है। ओएनजीसी, बीईएल, कोल इंडिया और डॉक्टर रेड्डी इस समय अच्छे चढ़ते हुए स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। बाजार रेंज में फंसा हुआ है, बाजार पर दबाव है, लेकिन स्टॉक्स जो अच्छे चल रहे हैं वो थोड़े बेहतर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओएनजीसी लगभग 3% चढ़ चुका है, बीईएल लगभग 3% चढ़ चुका है, कोल इंडिया में 1.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, डॉक्टर रेड्डी 1.25% की तेजी दिखा रहा है। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। जो डील हुई अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी विल्मर के बीच, उसका असर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब बाजार में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों पर और अडानी विल्मर के शेयरों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस लगभग 3% टूट चुका है। अडानी विल्मर का स्टॉक लगभग 7% टूट चुका है। टेक महिंद्रा का स्टॉक इस समय 2.5% तक टूटता नजर आ रहा है। टीसीएस 2% टूट चुका है। इन्फोसिस 0.25% टूट चुका है और एसबीआई लाइफ 1% की गिरावट दिखा रहा है। ये निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर निफ्टी बैंक को देखा जाए तो 50,911 के अंकों पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 41 अंकों की दिख रही है गिरावट। यहां पर भी जैसा मैंने आपको बताया, कोटक बैंक टॉप पर है इस समय 3% की बढ़त के साथ। एसबीआई, पीएनबी और कैनरा इस टाइम टॉप गेनर्स में है बैंक निफ्टी के। वहीं एयू बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक इस समय टॉप लूजर्स हैं बैंक निफ्टी के, जिसमें एयू बैंक लगभग 3% की गिरावट दिखा रहा है। तो बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी ज्यादा गिरावट क्यों आई है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ी ज्यादा गिरावट क्यों आई है, इसका भी एक खबर से ताल्लुक है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है। दरअसल स्ट्रेस बढ़ने की आरबीआई की रिपोर्ट है माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में, जिसके बाद से दबाव देखने को मिल रहा है। आरबीआई थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है कुछ बैंक्स के एसेट्स को लेकर के, जिसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट जारी करी उसके बाद थोड़ा सा दबाव इस समय बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के शेयरों पर दिख रहा है। और शायद उसी का असर इस समय बाजार में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो उसका असर ये माना जा सकता है। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो उसके मुताबिक बाजार में इसको लेकर के दबाव है।
फिलहाल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे। कुछ कमेंट्स जो कमेंट्स हम नहीं ले पाए हैं उनको हम दोपहर में 3:30 बजे वाले लाइव में एड्रेस करेंगे। आपके सभी कमेंट्स हमने रजिस्टर किए हैं। रजत जी के साथ दोपहर 3:30 बजे एक बार लाइव होंगे और आपके कमेंट्स हम वहां पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लाइव में जरूर जुड़िएगा। अनिल अनेजा जी, आपका कमेंट आया हुआ है। सुभाष वर्मा जी सुप्रिया लाइफ साइंसेस के बारे में पूछ रहे थे। ऐसे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अमित वर्मा जी बीईएल और कोल इंडिया और कैनरा बैंक के बारे में पूछ रहे हैं कि उसमें क्या कुछ करना चाहिए। ये सारे कमेंट्स 3:30 बजे वाले शो में हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, रजत जी के साथ करेंगे डिस्कस। फिलहाल इस लाइव से इतना ही। बाजार अभी एक दायरे में फंसा नजर आ रहा है, थोड़ा दबाव दिखाई दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। यहां से बाजार क्या रुख लेता है और 3:30 बजे जब क्लोजिंग होगी बाजार की, तब बाजार में क्या कुछ हुआ होगा, नए साल का आगाज अब शेयर बाजार कैसा करेगा, इन सब के ऊपर करेंगे डिस्कशन। फिलहाल इस लाइव से इतना ही। नमस्कार।